हेलो मेरे लवली लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और खूबसूरत सा एपिसोड विलन्स क्लेम कन्फ्रंट का। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। यहाँ से आर्यन जो भी बोल रहा था वहाँ वानी तो नहीं सुनने वाली थी ना। इस वजह से उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने उसे इस हद तक धोखा दे दिया। वो बस शांति से पूरे बस के जर्नी को ऐसे ही बर्दाश्त कर रही थी जैसे कि उसके लिए कोई हैप्पी जर्नी ना हो बल्कि कोई सज़ा हो। और ये पनिशमेंट उसे बार बार तब याद आ जा रही थी जब स्पेशली काशिफ खान की शक्ल या फिर उनकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। आंखों से आंसू जो कि बार बार उसके गालों तक उतरने वाले होते, लेकिन उसे वानी पहले ही छुपा लेती अपने हैंकरचीफ से। और फाइनली अब उन लोग का होटल आ गया था जहाँ पर उन लोग का रेजिस्टेंस था। ये होटल में यहाँ पर लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी। लड़कियों को एक एक करके रूम में ले जाया जा रहा था और यहाँ पर 5 लड़कियों का ग्रुप बना हुआ था जिसमें अंशिता, प्रभा, नेहा, वानी और दीक्षा थी। सारी लड़कियां खुशी खुशी अब अपने अपने रूम में जा चुकी थी और यहाँ का रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था। देख करके आसपास का माहौल अंशिता खुश होते हुए कहती है, चलो पिछली बार की तरह बोरिंग जगह तो नहीं है। शिमला। जैसे ही वानी ने शिमला का नाम सुना था वो चौंक कर अंशिता की तरफ देखकर पूछती है, क्या हम शिमला आए हुए हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन थी। सारी लड़कियां उसी की तरफ देख रही थी और वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चेयर पर उन लोग की तरफ मुड़ करके ये बातें पूछ रही थी। प्रभा उसके पास जाते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें शिमला नहीं पसंद है क्या? हम लास्ट के लास्ट ईयर भी यहीं पर आए थे। अरे पिछले साल ना, है ना नेहा? नेहा इस बात पर अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वानी, हम तो यहाँ आ चुके। तभी वानी एकदम से झटके से खड़े होते हुए कहती है, हम शिमला क्यों आए दोबारा? और मुझे तो ये बात बताई नहीं गई थी। बोला गया था कि हम किसी और टेम्पल की तरफ जा रहे, कोई कोई हिस्टोरिकल कोई हिमालय हिस्टोरिकल म्यूजियम था ना, हम वहाँ जाने वाले थे। हम शिमला कैसे आ सकते हैं? ये तो बहुत बहुत बड़ी चीटिंग है मेरे साथ। उसको इस तरह से चिल्लाता और घबराता हुआ देखकर दीक्षा उसके पास जाते हुए कहती है, अरे हुआ क्या है तुमको? तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी क्यों बतिया रही हो? और कहीं पर भी आए हम लोग को टूर से मतलब है, हम लोग मजे करेंगे, है कि नहीं? हाँ। लेकिन वानी एकदम से अपना हाथ दीक्षा के हाथों से छुड़ाते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई थी और दरवाजा जोर से बंद करके अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। अपने दिल पर वो अपना हाथ रखते हुए जाकर के शीशे के सामने खड़े होते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर रहा है मेरे साथ? क्या क्या ये कोई चाल है काशिफ सर की? वो मुझे ट्रिप पर इस तरह कन्विंस करना और वही जगह क्यों? एक बार क्या वो दर्द मेरे लिए काफ़ी नहीं था आपके लिए? और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो मार क्यों नहीं देते मुझे? क्या चाहते हो मुझसे भगवान? वानी की आवाज़ बाहर तक बिल्कुल नहीं जा रही थी क्योंकि ये कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ था और साथ ही ये बाथरूम भी। बाथरूम की आवाज़ बाहर तो नहीं पहुंच रही थी लेकिन नेहा और प्रभा को इतना तो समझ में आ रहा था कि वानी बहुत ही ज़्यादा टेंस है। और अब तो ये बात दीक्षा तक के दिमाग में जाना शुरू हो गया था। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड में चुपचाप बैठे हुए कहती है, कुछ सही नहीं लग रहा हमको वानी के साथ। ये देख रही हूँ किस तरह से बिहेव कर रही है। बस में भी अंताक्षरी में एक भी गाना नहीं गाई और ना कुछ खाई। बिल्कुल मस्ती नहीं कर रही लड़की, कुछ तो दिक्कत है इसके साथ। हम लोग उसकी दोस्त हैं यार, हम लोग को पता लगाना चाहिए। तभी अंशिता जो कि दीक्षा से कहती है, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये सब कुछ वो काशिफ सर के आते ही शुरू हो गया। जब तक वो नहीं आए थे तब तक वानी खुश थी। इवन वो तो खुद ट्रिप के लिए हाँ बोली थी और सब लोग इससे कितना ज़्यादा शॉक थे। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी लिटरली। इसी बात पर नेहा कहती है, मैं भी यार अंशिता, मुझे इतनी खुशी मिली ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। दीक्षा भी इस बात पर उसके पास जाते हुए कहती है, हम भी यार, हमको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभा जो कि उन सब के जवाब से बिल्कुल अलग जवाब देते हुए कहती है, क्या ये इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको अच्छा लगा किसको नहीं? इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वानी के साथ क्या चल रहा है और वानी को कुछ क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, हमें इस बारे में पता लगाना होगा। हम उसके दोस्त हैं। देखो, कल हम म्यूज़ियम जाने वाले हैं और उसका हमें बहुत ख्याल रखना होगा। फिलहाल वानी बाहर तो आए कम से कम। क्या रहे अंदर? अंदर वानी के आंसू जो कि बस उसके गालों से नीचे की तरफ उतरते उतरते उसके दिल को हल्का कर रहे थे। लेकिन जब भी
वो थोड़ा हल्का महसूस करती उसे दोबारा डर लगना शुरू हो जाता। कभी काशिफ खान का तो कभी अपनी खुद की फैमिली का, कभी रेपुटेशन का तो कभी सोसाइटी का। क्या होगा उसका? वो यही सोचे जा रही थी। और फिर वो एक ज़बरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लाती और उसकी आंखें जो कि बिल्कुल लाल और सूज चुकी थी, उसे संभालते हुए वो धीरे धीरे अपने हाथों में पानी लेकर के पोंछते हुए कहती है, बस करो, रोने से क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस बात पर रोना चाहिए। अपनी किस्मत पर, अपनी फैमिली के डर से, या फिर इस बात पर कि मैंने किसी अनजान शख्स पर इतना भरोसा कर दिया कि मैं उसके चक्कर में यहाँ तक आ गई और उसे ये ज़रूरी नहीं लगा कि वो मुझसे बात भी करे इस बारे में। उसे तो शायद पता होगा ना कि हम ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं। उसने मुझसे क्यों नहीं बताया कि वो नहीं आ सकता। उसी के लिए तो आई थी ना मैं यहाँ पर। अब मेरा बचना नामुमकिन है। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। किसी को कुछ पता चले इससे पहले इससे पहले मैं खुद को कुछ कर लूँगी। मैं इस तरह ज़िंदगी नहीं काट सकती। लेकिन अब वानी को थोड़ी हिम्मती बनना पड़ रहा था। वो अपने आंसू को पोंछते हुए धीरे से बाहर की तरफ निकलती है और सबके सामने इस तरह, जिसकी नज़रें एक एक करके उसी की तरफ आकर टिक जा रही थी, उन सब से वो अपनी नज़रें चुराते हुए जा करके बालकनी साइड एरिया में खड़ी हो गई थी। यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही थी, या यूँ कह लें कि बर्फीली। बाहर अगर वह ज़्यादा देर तक रहती तो उससे ज़्यादा ठंड लग जाती, जिससे प्रभा उसको खींच करके अंदर लाते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें? और बाहर क्यों खड़ी होती ठंडी में? चलो सो जाओ सबके सब। अच्छा सुनो, जिसको जिसको डिनर करना है ना, मैम ने बोला है कि 8:30 बजे तक नीचे चले। उसके बाद से फिर हम लोग डिनर करके वापस रूम में आएंगे। 15 मिनट तो बचे हुए हैं, तैयार हो जाते तब तक। वानी तुम भी चलोगी ना? वानी इस बात पर एकदम से शांत रह गई थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में खोई हो। लेकिन फिर जब दोबारा उससे पूछा जाता है, वो अपने चेहरे को ना में हिला दी थी और साथ ही अपने फ़ोन को लेकर के बस ब्लैंकेट के अंदर जा कर के लेट जाती है। दूसरी तरफ लड़कियां जो कि अब नीचे की तरफ आ चुकी थी और वानी बिल्कुल अकेले हो चुकी थी, और जैसे उसे महसूस होता है कि वो बिल्कुल अकेले है, दरवाजे को बंद करते हुए वो जल्दी जल्दी किसी को कॉल मिलाना शुरू करती है। कॉल जा तो रहा था, लेकिन हर बार बस एक ही जवाब आ रहा था, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ नॉट रिसीविंग योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई अगेन। दोबारा ट्राई करने पर भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता, लेकिन वानी कंसिस्टेंटली ट्राई किए ही जा रही थी। The person you are trying to reach is currently busy. Please try later. कभी ये जवाब तो कभी कुछ और एट लास्ट उसे फाइनली मिल ही जाता है उसका जवाब। The number you are trying to reach is currently switched off or unavailable. Please try later. और जैसे उसे यह एहसास हुआ था कि जानबूझ करके उस शख्स ने वानी के फ़ोन को कट किया, रिसीव नहीं किया और साथ ही अब तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, वानी अपने फ़ोन को अपने हाथ से नीचे की तरफ छोड़ दी थी। गुस्से में नहीं, बस उसके हाथ उसके फ़ोन को संभाल नहीं पाता, जैसे उसका फ़ोन कितना ज़्यादा हैवी लगने लगा उसे। मगर सच तो कुछ और था। हैवी तो उसका दिल होता जा रहा था। इतना भारीपन उसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस किया था। और आज जिस तरह से उसे धोखा मिला था, उसे नहीं पता था कि अचानक से उसकी ज़िंदगी इतना बड़ा मोड़ ले लेगी और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। वानी अपने पेन को छुपाते हुए बस अब अपनी आंखें बंद करके लेट चुकी थी, लेकिन मजाल थी जो एक सेकंड के लिए भी वानी को रात भर नींद आई हो। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, किस तरह से सारी लड़कियां जो कि आसपास उसके घेरा बनाकर बैठी हुई उसी का ख्याल रखने के लिए प्लानिंग पे प्लानिंग की जा रही थी कि कल कैसे वानी का मूड ठीक करना है, कल कैसे वानी को उस काशिफ खान से बचाना होगा, क्योंकि अब सारी लड़कियों को थोड़ा बहुत शक होने लगा था काशिफ पर। और ये सारी प्लानिंग की लीडरशिप इस वक्त प्रभा ने अपने हाथों में होल्ड कर रखी थी। हाँ, वैसे तो वो दिखने में वानी की हमेशा दुश्मनी लगी थी सबको, मगर ना जाने क्यों आज उसका बिहेवियर कुछ बहुत ज़्यादा अलग हो गया था वानी के साथ। अगला दिन वानी जैसे तैसे करके बस अपनी आंखें खोली थी। अभी भी उसे अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाने का मन नहीं कर रहा था, जैसे कि आज उसे किसी भी रोशनी की ज़रूरत ही ना हो। आज वो पूरा दिन इसी तरह से काट लेना चाह रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कोई उसके ब्लैंकेट को खोलता है और उसके चेहरे की तरफ झांकता है, और यह दीक्षा थी जो कि उसके चेहरे की तरफ झांकते हुए कहती है, उठ गई है, आंखें खुली हुई है। तभी नेहा कहती है, जब उठ गए तो इतना धीरे धीरे साए साए क्या बतिया रहे हो? वानी उठ गई हो? चलो तैयार हो जाओ, हम लोग को म्यूजियम निकलना है ना। तभी वानी धीरे से कहती है, मेरा मन नहीं कर रहा, सर दर्द हो रहा है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। तभी प्रभा आकर के उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है,
अकेले रहोगी तो ज़्यादा डर है। अच्छा होगा हमारे साथ चलो। वानी ने जैसी प्रभा की बात सुनी थी उसे प्रभा की बातों में दम लगा था। अकेली न जाने क्या ही होता उसके साथ, जिसकी वजह से वो तैयार होकर के निकल गई थी। बस में बैठने के बाद अभी भी उसकी नज़र काशिफ पर टिकती तो एकदम से वो डर करके सहम जाती, जिससे प्रभा उसे ले जाकर के सबसे लास्ट सीट पर बैठ गई थी। और अब प्रभा, नेहा, दीक्षा, अंशिता और साथ ही उसके वानी जो कि लास्ट सीट पर बैठे हुए उन लोग के साथ ही बस बातें किए जा रही थी। वानी कोशिश कर रही थी कि उन लोग की बातों के साथ वो घुल मिल पाए, मगर उससे यह हो नहीं पा रहा था। उसका चेहरा साफ तरीके से बयां कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है इस वक्त। और वो अपने हाथ में लिए फ़ोन की तरफ बार बार देख रही थी, उन सारे टेक्स्ट को जिसमें उसकी और आर्यन की कुछ चैटिंग्स हुई थी, और उन सारे पल को जो उसने आर्यन के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया था। डर से ज़्यादा तकलीफ थी उसके दिल में इस बात की कि उसने आर्यन पर इतना भरोसा क्यों कर लिया। क्या वो वाकई उसे चाहने लगी थी? क्या उसे वाकई वो शख्स पसंद आ गया था? और अगर आया भी था तो उसने ऐसा क्यों किया वानी के साथ? वानी जो अपने मन में कहती है, क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रही हूँ? तुम क्यों नहीं आए आर्यन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे? कम से कम बात तो कर लो ना। वो इसी तरह से बस अपने मन में अपने आप से बातें किए जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ, मुझे ना तेरा कोई भी काम समझ में नहीं आता। तू क्या करता है, क्या सोच के करता है? अरे यार, तेरे को समझना ना मैथ से ज़्यादा टफ है, या यूं कह लें कि फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ है तू। सुन रहा है मेरी बात? आर्यन उसकी तरफ शांति से देखते हुए कहता है, कान है मेरे, वो भी दो दो सुनाई देता है। बकवास हो गई हो तो तैयार हो जा। अभी तक खुद तो रेडी हुआ नहीं, मुझे तभी से ताने सुनाई जा रहा है। जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। अखिल उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है, अबे ये तो बता दे कि हम जा कहाँ रहे हैं। आर्यन उसकी तरफ बहुत ही शांति से देखकर मुड़ते हुए कहता है, किसी की मैयत उठानी है, तैयार हो जा। और ये बोलकर वो नीचे की तरफ आ गया था। अभी भी अखिल परेशान तो था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब जो उसे पेमेंट दे रहा है ऑब्वियसली वही उसका बॉस है, और उसकी सारी बात अब अखिल को माननी भी तो पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे करके बेमन से ही तैयार होना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी, जहाँ बच्चे इस वक्त थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर सकते थे। तभी काशिफ खान भी बाहर निकल गए थे, क्योंकि उनके फ़ोन पर लगातार किसी का कॉल आया जा रहा था। फ़ोन को कान पर लगाते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर के काशिफ खान, जो कि अंदर की तरफ बस के अंदर जैसे ही अभी अपने कदम रखने वाले होते, तभी प्रभा जो कि वानी से कहती है, चलो वानी, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी यहाँ क्या करोगी? वानी बहुत टूटी हुई थी। उसके कदम जो कि चलने के लिए राज़ी तो नहीं थे, मगर फिर भी उसे जाना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर अकेले रहती तो शायद सेफ नहीं रहती। काशिफ खान को अकेले चाहिए थी वानी थोड़ी देर के लिए, जैसे उन्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना हो। लेकिन प्रभा उनके इस काम को पूरी तरह से नाकामयाब कर दी थी, और उनके प्लान को फेल करवाते हुए वो वानी को अपने साथ ही उस रेस्टोरेंट की तरफ लेती जाती जहाँ सारे बच्चे गए थे। काशिफ खान जाते हुए वानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि आज आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई, मगर मैं कोशिश करता हूँ पूरी। अभी तक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, आपको भी पता है, पर आप परेशान मत होइए। और वैसे भी आपको पेमेंट मिल जाएगी। आप उसके लिए मुझे बार बार कॉल मत करिए, क्योंकि मैं भी स्कूल ट्रिप पर आया हूँ। अगर हमारे मैनेजमेंट टीम को ज़रा भी शक हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप भी और हम भी। बेहतर होगा कि हम इस बारे में ज़्यादा बातें ना करें। जी 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 बिल्कुल। ओके, आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं करता हूँ आपसे बात आराम से, और आज शाम तक पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो मिल जाएगी। और फ़ोन को अपने फोरहेड से हल्का टिकाते हुए कहते हैं, क्या करूँ मैं, पूरी तरह फंस गया। साला पैर भी तोड़ा तो ऐसा कि इतनी जल्दी रिकवर हो गया। 2-3 साल के लिए बेड रेस्ट पे जाने का मन कर रहा है मेरा तो। कई कई जगह पर म्यूजियम में हल्का अंधेरा था, जिसकी वजह से वानी को थोड़ा डर लग रहा था, और साथ ही उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई लगातार उसे स्टॉक कर रहा है। लेकिन वानी इन सारी बातों को पूरी तरह से अपने ध्यान से हटाते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए जाकर के अपने ग्रुप में शामिल हो गई थी। प्रभा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ रह रहकर गायब हो जा रही हो तुम? हम लोग के साथ रहो वानी। वानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इतना फास्ट क्यों चल रहे हो तुम लोग? थोड़ा आराम से चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसके शरीर में कहाँ जान थी आज। आज तो वो बस
इस वजह से यहाँ आई थी क्योंकि उसे अपने रूम में अकेले रहने में डर लग रहा था, वरना उसका बस चलता था वो तो ब्लैंकेट से बाहर तक नहीं निकलती। कई जगह पर रुक रुक करके लड़कियां अपना अपना फोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन वानी को उन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं था। ऐसे ही थोड़ी दूर पर जा करके कुछ म्यूजियम के आर्ट्स को देख करके लड़कियां जो भागते हुए कहती हैं, हमारे यहाँ पर फोटो क्लिक होना चाहिए, ए सेल्फी ले हमारा, जा ना अच्छे से ले, तू ज़्यादा लंबी है। वानी जो साइड में खड़ी थी और उन सबको देखते हुए स्माइल कर रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसके करीब आकर उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, वानी, तुम फोटो नहीं खिंचवा रही? वानी ने जैसे ही आवाज़ सुनी थी वो एकदम से कांपना शुरू कर दी थी, और साथ ही उसके पैर जो कि एकदम से अपनी जगह पर लड़खड़ाना, वो एकदम अपने हाथ को ले जाकर के दीवार पर रखने वाली होती है, लेकिन तभी उसका हाथ पकड़कर कोई शख्स उसे वहाँ से एकदम से वैनिश कर दिया था और अपने साथ दूसरे एक गैलरी में लाते हुए कहता है, क्या हुआ, बहुत डर रही हो? ये काशिफ खान थे, और हो भी कौन सकता था, वानी को भी अच्छे से पता था। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, सर, मुझे मेरी फ्रेंड्स ढूंढ रही होंगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। उसकी आवाज़ को सुनने के बाद काशिफ खान को उस पर थोड़ी तरस भी आ रही थी और साथ ही थोड़ी हंसी भी, और वो उसके गालों पर धीरे से भी अपना हाथ ले जा पाते, लेकिन तभी वानी जल्दी से बहुत ही झटके में अपने हाथ को छुड़ा ली थी और अपनी पूरी ताकत लगा करके वो भागना शुरू कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने एक गलत रास्ता चुन लिया था। अब उसे याद तो था ना इतने बड़े म्यूजियम का रास्ता, कि वो किस रास्ते से अपने फ्रेंड को छोड़ चुकी है, और वो बस आगे की तरफ भागी जा रही थी बिना ये कुछ भी सोचे कि उसे अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मंजिल का कोई अता पता नहीं था, लेकिन बस वो अपने रास्ते के उस कांटे से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, और फाइनली वो भाग करके अब बाहर निकल चुकी थी। लेकिन ये एक अजीब सा सन्नाटेदार जगह था जहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ वीरान था। नीचे हल्के फुल्के घास थे और मिट्टी थी, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ भी नजर ही नहीं आता, जिसे परेशान होकर के वानी पीछे की तरफ मुड़ती है। लेकिन उसे पीछे भी नहीं जाना था, क्योंकि पीछे कोई उसका ज़रूर अभी भी पीछा कर ही रहा होगा, वानी को ऐसा लगा था। और वो बस आगे की तरफ भागती चली जाती है। ये थोड़े जंगल भरा इलाका था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वानी को एक जगह पर जाकर के रुकना पड़ जाता है, क्योंकि उसे ठीक तरीके से सांस नहीं आ रही थी। हर जगह बर्फीली हवाएं चल रही थी। वानी जो कि एक पेड़ से सट करके एकदम से शांत पड़ गई थी, लेकिन अभी उसे लगा था कि वो बच गई है। शायद ये उसकी गलतफहमी थी। उसके मुंह पर कोई एक काला सा कपड़ा डाल देता है और सब कुछ अंधेरे में गुम हो जाता है। वानी भी अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, जैसे अब उसे कुछ भी होश ही ना हो। म्यूजियम में लड़कियां जो कि आपस में बातें करते करते सारी आर्टिस्टिक चीज़ों को देख देख करके फ़ोटो क्लिक किए जा रही थी, और इसी सारी बातों के चक्कर में अचानक से प्रभा को कुछ याद आता है। दोपहर का वक्त हो चुका था, लगभग 1:30 से 2 बज चुके थे। सारे बच्चे जो कि म्यूजियम घूमते घूमते अब वहाँ के पार्क में जाकर बैठे हुए थे। तभी प्रभा जो कि एकदम से खड़े होते हुए कहती है, सुनो, वानी कहाँ गई? इस बात को नोटिस करते हुए नेहा भी कहती है, हाँ वो तो हम लोग के साथ ही थी ना, कहाँ गई? प्रभा, तुमने उसका हाथ पकड़कर तुमने तुमने ही लाया था ना उसे बस से, तो फिर वो कहाँ चली गई? इस बात को सुनकर के प्रभा जो कि एकदम से जल्दी तुरंत ही बिना देरी के चंद्रकला मैम के पास आते हुए कहती है, मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो वानी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मुझसे मेरे साथ ही तो थी, मुझसे कुछ बोला भी नहीं उसने। दूसरी टीचर अगर इस बात को थोड़ा बहुत नॉर्मली ले भी लेती, लेकिन ये चंद्रकला मैम थी। प्रभा ने बहुत ही अच्छा मूव लिया था चंद्रकला मैम को ये बात बताकर। वो सीरियसली इस चीज़ों को सारे टीम मैनेजर से बताती हैं, जितने भी यहाँ कोऑर्डिनेटर्स आए थे जो कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे। और सारे टीम मेंबर्स अब अंदर वानी को ढूंढना शुरू कर दिए थे, और इवन बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, जितने भी सीनियर बच्चे थे, क्योंकि छोटे बच्चे को तो गुम होने की खुद ही गुंजाइश थी। इसी वजह से किसी छोटे बच्चे को अंदर की तरफ जाने नहीं दिया गया था, और अब बच्चों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी ताकि कोई भी बच्चा गलती से भी इधर उधर ना हो जाए। सारे बच्चे म्यूजियम में उसे ढूंढना शुरू तो कर दिए थे। एक तरफ प्रणव, ओम, जतिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वानी को लेकर, क्योंकि चाहे कुछ भी हो सारे बच्चे वानी को बहुत माना करते थे, और अब तो सबके अंदर की फितरत बाहर आ रही थी। सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान तो थीं, मगर उनमें से कुछ लड़कियां थीं जो कि इस बात को सुन करके हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, जिसमें एक लड़की नूतन भी थी। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया से कहती है, ऐसे भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, खामखा मेरी नज़रों के सामने कांटे की तरह चुभती थी। अच्छा ही हुआ। वैसे भी उसके लिए
बहुत डांट सुने मैंने। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया कहती है, यार क्या बोल रही है, सीनियर है हमारी और बड़ी है हमसे, और कितनी स्वीट सी भी तो थी ना। मिल जाएंगे, आई होप सो। तभी उसकी हाथों को जोर से नूतन दबाते हुए कहती है, चुप करो तुम, क्यों मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो मिल गई ना, तो कहीं मैं ही उससे गायब ना कर दूँ। शाम का वक्त हो गया था। सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे और उसके साथ ही सारे टीचर्स भी। इवन ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो तो और ज़्यादा घबरा गए थे। प्रिंसिपल के ऐसे रिएक्शन को देख कर के वाकई सब लोग परेशान तो हो रहे थे, लेकिन साथ ही कुछ लोग शॉक्ड भी थे कि प्रिंसिपल इतना क्यों घबरा रहे। हाँ, उनका गुस्सा तो लाजमी था, मगर उनके हाथ पैर क्यों इस तरह से कांपे जा रहे। ऐसी भी क्या बात है उस लड़की में कि अगर वो गायब हो गई तो प्रिंसिपल सर की जैसे मौत ही हो जाएगी। अब ये बात किसी बच्चे या किसी टीचर को कहाँ ही पता था कि प्रिंसिपल के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। और वो सारे टीचर्स को हड़काते हुए कहते हैं, आप लोगों से एक जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब किसी भी हालत में उसे ढूंढिए। एक काम करिए, म्यूजियम के कैमरा, उसके जितनी भी रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकती हैं तुरंत करिए। और स्पेशली उस वक्त का जब जब वानी गायब हुई थी। जल्दी करिए, मेरा मुंह क्या देख रहा है। प्रिंसिपल इस वक्त घबराए तो हुए थे, साथ ही वाइस प्रिंसिपल भी उनके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, सर वो सब ठीक हो जाएगा सर, आप परेशान। लेकिन तभी प्रिंसिपल जो कि मिश्रा जी को घूरते हुए कहते हैं, मैं परेशान ना हूँ, आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं। वो लड़की अगर हमारे स्कूल के लिए भाग्य बनकर आई थी ना, तो हमारे लिए वो मौत का कारण भी बन सकती है मिश्रा जी। ये जो आपको करोड़ों रुपए मिले ना मुंह में ठूसने के लिए, अगर उसकी जान को हल्का सा भी खतरा हुआ तो आपको पता है कि हमारी जान हमारे मुंह से ही निकलेगी। और वो भी वानी वानी करते करते। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत क्या थी डायरेक्टर सर को। अरे कोई और स्कूल में भी तो जा सकता था ना वो लड़का, हमारे स्कूल में क्यों। तभी इस बात पर वाइस प्रिंसिपल अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, शायद वानी इस स्कूल में थी, इसी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है सर, ऐसा डायरेक्टर ने भी तो बोला था ना। प्रिंसिपल जो कि अपने हाथों को ले जाकर के अपने सर पर इधर उधर फेरते हुए कहते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी वाइस प्रिंसिपल जो कि अपने हाथ में लिए फ़ोन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सर आपको बार बार कॉल आ रहे हैं, हम कब तक इग्नोर करें। और आपको पता है फ़ोन ना उठाना भी कॉन्ट्रैक्ट में एक जुल्म जैसा था। ये देख करके अब वाइस प्रिंसिपल की बातों को सुनने के बाद प्रिंसिपल को फ़ोन उठाना पड़ता है और कान पर लगाते हुए वो बस चुपचाप थे, क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी कि प्रिंसिपल कुछ बोल पाए। जेसी यादव इंतज़ार कर रहे थे कि कब सामने की तरफ से उन्हें बोलने का एक भी मौका मिलेगा। वो बस हर बात पर हाँ, सो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे, यही बोले जा रहे थे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर सही सलामत चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका क्या होगा। इस तरह से जेसी यादव के इस वक्त ठंडी में भी पसीने छूट रहे थे, और वहीं वो हर बात पर अपने सर को हल्का झुकाए हुए जवाब देते हुए कहते हैं, जी जैसे ही हमें पता चलता है हम बताते हैं आपको, जी। और ये बोलकर इधर से फ़ोन कट गया था। तभी जेसी यादव जो कि फ़ोन को वाइस प्रिंसिपल के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, "हाँ, आप लोग जाइए, ढूंढिए उसे, मौत की धमकी आ रही है हमें, प्लीज़।" और ये बोलकर वो भी अब पूरी तरह से हार मानते हुए चेयर पर बैठ चुके थे और बस भगवान से प्रार्थना किए जा रहे थे कि वानी जहाँ भी हो सही सलामत हो। प्रभा को न जाने क्यों सिर्फ एक ही आदमी पर शक हो रहा था, और वो इस बारे में कुछ लोगों को गिने चुने क्लासमेट्स को बताना ज़रूरी समझती है, जैसे कि प्रणव, जतन, ओम। इस बारे में उन तीनों को बताती है और साथ ही उसकी अपनी गर्ल्स गैंग तो थी ही। अब सब के सब मिल करके वानी को नहीं बल्कि काशिफ खान को ढूंढ रहे थे प्रभा के कहने पर, और प्रभा की बात में सबको पॉइंट नजर आए थे। इस वक्त काशिफ जो कि बाहर की तरफ अपने घुटनों पर अपने हाथ रखे हुए सामने की तरफ देखे जा रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे, जैसे कि वो अभी बहुत ज़्यादा दौड़ कर आए हों। तभी प्रभा जो कि आकर के उनके सामने खड़े होते हुए कहती है, क्या हुआ सर, आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे थे क्या। काशिफ जो प्रॉपरली खड़े हुए थे तो अब जाकर उन्हें समझ में आया था कि यहाँ प्रभा अकेले नहीं बल्कि यहाँ पर तो वानी के सारे क्लोज फ्रेंड्स खड़े हैं। और वो एकदम से पीछे होते हुए कहते हैं, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम लोग। मैं
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी जतिन जो आगे बढ़ते हुए कहता है, हम समझा देते हैं ना सर, आपको दिमाग थोड़ा कमज़ोर लग रहा है मुझे। क्यों? ओम अपने हाथ को ले जाकर के काशिफ के कंधे पर रखते हुए कहता है, खुद बता रहे हैं या फिर हम अपने तरीके से पता लगाएं? इतने घूंसे मारेंगे ना पेट में, सारे अंदर की बातें बाहर निकल जाएंगी। जल्दी बताइए वानी कहाँ है? प्रणव भी इस बात पर ओम को सपोर्ट करते हुए कहता है, बता दीजिए सर, वरना यहाँ से आप अपने पैरों पर तो वापस नहीं लौटेंगे। तभी परेशान होकर के काशिफ खुद ही अपने सर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, अरे मुझे खुद नहीं पता है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर क्यों खड़ा होता, उसके साथ नहीं होता। पागलों, हटो। और तुम लोग को क्या लगता है मैं वानी का दुश्मन हूँ? इस बात पर सबने अपने शरीर को हाँ मिला दिया था, लेकिन काशिफ इस वक्त किसी को भी कोई क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं समझते और ना ही वो कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझते हैं। और वो वहाँ से निकल गए थे। अब सारे बच्चे परेशान थे कि अगर वानी काशिफ खान के अंडर में नहीं है तो फिर कहाँ है वानी? अब इस बारे में अखिल को भी पता चल चुका था। अखिल को ये बात जैसे ही पता चली थी वो आर्यन का सर खाना शुरू कर दिया था। अबे हम कहाँ जा रहे हैं? तू पागल हो गया क्या? कोई अंदाजा भी है वहाँ पर क्या चल रहा है वानी के साथ? तेरी वजह से वानी किडनैप हुई है। मुझे तो लगता है ना कि तू चाहते ही नहीं वानी सेफ रहे। तू वाकई उसे बचाने के लिए आया था। बेशरम इंसान है तू। यू नो व्हाट, यू आर सच अ जर्क। वो लगातार आर्यन को खरी खोटी सुनाया जा रहा था और आर्यन आराम से अपनी बुक को अपने हाथ में लिए एक एक पन्ना पलटते हुए उसे ध्यान से पढ़े जा रहा था। इस वक्त वो लोग प्लेन में थे। नहीं पता था अखिल को कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये प्राइवेट जेट थी और अखिल जो कि बादलों की तरफ देखकर कहता है, क्या हम लंदन वापस जा रहे हैं? वो भी इस वक्त? हाँ प्लीज़ आर्यन, मुझे कुछ बता दे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बात बता, कहीं वानी के साथ जो हो रहा है तूने तो नहीं किया? क्योंकि तू इतना रिलैक्स्ड है वानी को लेकर तो। तभी आर्यन अपने हाथ में कुछ टिश्यू पेपर को लेता है और उसे पूरी तरह अपने हाथों में मोड़ करके डायरेक्टली अखिल के मुंह पर दे मारा था और साथ ही उसके मुंह के अंदर उसी सारे टिश्यू पेपर को ठूसते हुए कहता है, शट द फक अप, कितना बोलते हो तुम? और फिर से वो अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। तभी अखिल अपने मुंह से सारे टिश्यू पेपर को थूकते हुए कहता है, अबे तू पढ़ क्या रहा है? एग्जाम है कल तेरा। उसकी बातों को सुनकर के आर्यन उसके आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, अपनी आंखें बंद कर और नींद की आगोश में ऐश कर। बाकी वानी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये जिम्मेदारी तेरी नहीं मेरी है। सो जस्ट रिलैक्स। और ये बोलकर वो भी आराम से अपनी जगह पर लीन होकर के अपनी बुक पढ़ना दोबारा से शुरू कर चुका था। एक तरफ पूरा स्कूल परेशान था, दूसरी तरफ प्रिंसिपल की अलग बुरी हालत हो रखी थी और प्रिंसिपल ने जो भी कुछ वाइस प्रिंसिपल को बताया था उसके बाद तो वाइस प्रिंसिपल को भी ज़रा भी चैन नहीं आ रहा था। वहीं काशिफ भी अपने फ़ोन को देख देख करके परेशान थे और खुद से कहते हैं, अगर उसे कुछ हुआ तो फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वानी तुम ठीक तो हो ना जहाँ हो? अभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखते देखते अपने आप से बातें किए ही जा रहे थे, लेकिन तभी उनके फ़ोन पर प्राइवेट नंबर से कुछ मैसेज आया था जिसे तुरंत ही वो खोल करके चेक करते हैं तो वो था एक अजीब सा लोकेशन जो कि शिमला की ही जगह पर था और साथ ही ये जगह तो जानी पहचानी थी। तब जाकर काशिफ को याद आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ वो लोग रुके हुए हैं और ये होटल के पीछे का इलाका है और ये इलाके के बारे में कुछ इस तरह लिखा था कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इसी जगह पर मौजूद है। अगर वक्त रहते पहुंच गए तो शायद मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी इससे। और अब जाकर के काशिफ को थोड़ा हिंट मिल पाया था और अब वो बिना देरी किए तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं होटल की तरफ के लिए। अभी भी सारे लोग जो कि किस स्कूल के अभी भी स्कूल के सारे बच्चे जो कि म्यूज़ियम के गार्डन के पास ही बैठे हुए थे। सारे बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था टीचर्स के लिए, लेकिन टीचर्स ने बहुत ही डिसिप्लिन वे में सबको डांट डांट करके बैठा दिया था। जब तक वानी नहीं मिल जाती यहाँ से कोई नहीं जा सकता था। एक बिल्कुल अंधेरी सी जगह जहाँ वानी अपनी आंखों को बार बार खोलने की कोशिश करी थी मगर उससे ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और साथ ही हाथ जो कि इस वक्त चेयर पर और उसके पैर भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। और तभी उसे अपने कानों के पास कुछ एहसास होता है और जैसे ही उसे अंदाज़ा हुआ था कि कोई उसके ठीक सामने से आ रहा है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और धीरे धीरे अपने होठों को खोलते हुए कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इतना ज़्यादा डर रही थी। सामने आ रहा शख्स जो कि अपने कदमों को एकदम से धीरे कर चुका था वानी को देख करके, जैसे वानी को देखने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली हो और वो
शख्स कोई और नहीं बल्कि काशिफ खान थे। अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, थैंक गॉड, तुम सेफ तो हो कम से कम। और वो धीरे धीरे करके वानी के ठीक सामने आकर बैठ चुके थे। वहाँ कोई चेयर नहीं था, सिर्फ नीचे घास फूस बिछे हुए थे। और इस वक्त काशिफ, जो कि अपने पैरों तले उसके सामने झुक कर बैठे, उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आई और किसने लाया तुम्हें यहाँ पर, कुछ पता है? वानी अपने चेहरे को धीरे से ना मिला देती है और इस आवाज़ को सुनकर के वो डरते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तभी काशिफ, जो कि उसके गालों पर अपने हाथ को धीरे से रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो खुद ही अपने हाथों का एकदम से गुस्से में मुट्ठी बना करके पीछे करते हुए कहते हैं, किसने हिम्मत की है तुम्हें इस तरह हाथ लगाने की? अच्छा नहीं किया उसने। वानी, जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ 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 कुछ मत करिएगा। तभी काशिफ, जो खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे अगर कुछ करना होता तो कब का कर चुका होता वानी। खैर, तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। और वैसे तुम मुझसे भागने की कोशिश क्यों करती हो हमेशा? तुम्हें पता भी है अगर तुम मुझसे भागोगी तो तुम बहुत बुरी फंस जाओगी, क्योंकि मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी ना, समझ रही हो वानी? वानी को तो उनके हर शब्दों से डर लग रहा था। उसे बस बस भगवान पर भरोसा था, और अगर काशिफ उसे हाथ लगाते तो वो भरोसा भी उसका टूट जाता। काशिफ अभी अपने हाथों को उसके हैंड रेस्ट पर रखे हुए थे, और तभी उसका हाथ, जो कि हल्का सा काशिफ के हाथ से टच हो ही जाता है, तभी वो खुद ही अपने हाथों को पीछे करते हुए वानी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता अपने बारे में कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। वो तो मैं हूँ जो तुम्हें बचा रखा हूँ, और तुम मुझसे बार बार बचने की कोशिश करती हो। देखो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो फ़ायदे में रहोगी, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें दूसरे देश में एक्सपोर्ट नहीं होने दे सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे साथ रहोगी, ओके? अब से ये बात याद रखना, मैं तुम्हें खोलने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अभी अपने हाथों को वो वानी के अभी हाथों पर लगाने वाले होते हैं उसके हाथों को खोलने के लिए, तब तक उन्हें भी किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी थी, जिससे उन्हें तुरंत ही यहाँ से रवाना होना पड़ता है। और उन्हें यहाँ से भागते भागते अपना होटल दिख गया था जहाँ पर वो स्टे लिए थे। अब उन्हें ना चाहते हुए भी वहीं पर जाना पड़ता है, ताकि कोई उन्हें यहाँ पर देख ना ले। पीछे के रास्ते से वो निकले थे, जिसकी वजह से उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ था कि कौन आया है यहाँ पर। वानी को समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। और अब इस काले कोठरी जैसे कमरे से वो आदमी बाहर की तरफ निकल चुका था, और जैसे ही वो आदमी बाहर की तरफ निकलता है, वानी को थोड़ा सा सुकून मिला था। लेकिन शायद ये सुकून ज़्यादा देर तक उसके साथ रहने नहीं वाला था, क्योंकि उसके कान के पास एक अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई आकर के उसके कानों के बहुत करीब कुछ कह रहा हो। वानी, जो कि अपने आप से ही बातें कर रही थी अभी तक, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, बस एक बार मेरा हाथ खुल जाए, उसके बाद मैं नहीं बचूंगी, मैं खुद को मार लूंगी मैं, क्योंकि मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, सब खत्म हो गया। वो कांपते हुए ये बोल ही रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी आसानी से कुछ ख़त्म नहीं करने दूंगा मैं। और वैसे भी प्लेयर को पता तो चलना चाहिए ना कि इस गेम का रूलर कौन है। अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। और ये बोलकर वो शख्स आगे की तरफ निकल गया था। जैसे ही वानी को किसी की इस तरह चलने की आहट सुनाई देती है, वो एकदम से घबराते हुए कहती है, कौन कौन है, कौन हो तुम? उसकी आवाज़ जैसे ही उस आदमी के कानों में पड़ी थी, वानी का जवाब देते हुए वो शख्स पीछे मुड़ करके वानी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा सेवियर। वानी को समझ नहीं पाती, उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, और वो अपने हाथ को इधर उधर मसलते हुए खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ, सेवियर मतलब? तभी वो शख्स, जो कि हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम चाहो तो मुझे अपना ओनर भी समझ सकती हो, बिकॉज यू बिलोंग टू मी। और ये बोलकर वो शख्स बाहर की तरफ निकल गया था।
ये आवाज़ इतनी डीप और इतनी डिफरेंट थी कि वानी समझ नहीं पाई कि आखिर ये कौन बोल कर निकल गया है। लेकिन उसे न जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था उस आदमी से कि ये शख्स कोई तो है जिसे वो जानती है, और एक अपनापन से एहसास हो रहा था उस शख्स के आसपास होने की वजह से। लेकिन फिर थोड़ी देर में अब इस काल कोठरी जैसे कमरे में बिल्कुल शांति हो चुकी थी और यहाँ पर अब कोई भी नहीं था। लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा देर तक यूं ही इसी तरह नहीं टिकने वाला था, क्योंकि अब वानी को लगभग 10 मिनट के बाद फिर से एक अजीब अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। और ये चीखें उसे प्रॉपरली याद दिला रही थी कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है। काशिफ खान। वो बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे, ऐसा लग रहा था वानी को। और वानी कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन तभी एक शख्स आकर के उसके मुंह पर अपनी उंगली धीरे से रब करते हुए कहता है, "श्श्श, तुम्हारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है अभी से मेरी मार की ज़रूरत है। कुछ बोलोगी तो मार नहीं पाऊंगा, बस सुनो और एंजॉय करो।" और फिर से अब बहुत बुरी तरह से कभी अपने हाथ में ली हॉकी तो कभी अपने पैरों से उस शख्स की पिटाई ही चल रही थी। और फाइनली अब काशिफ खान की इतनी हिम्मत नहीं बच पाती कि वो कुछ बोल पाए, और बहुत ही बुरी हालत में आ गए थे। लेकिन आज वो मिस्टीरियस आदमी रुकने वाला नहीं था। वो भी काशिफ की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते जा रहा था। लेकिन तभी कोई आकर के उसको रोकते हुए कहता है, अबे जान लेगा क्या उसकी? थोड़ी देर में अब फिर से वानी को आसपास कुछ भी महसूस नहीं होता, जैसे सब कुछ यहाँ से जा चुका है। और थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी थी, जैसे कोई आकर के उसकी आंखों की पट्टी खोल रहा हो। और फिर जैसे उसकी आंखों से पट्टी नीचे की तरफ गिरी थी, वो देखती है कि ये तो अखिल है। और अखिल को देख करके उसे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में यह स्माइल दर्द भरी मुस्कान के साथ बदल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो आगे क्या करने वाली है और सब कुछ अब खत्म ही तो होने वाला है। अखिल जो आकर के उसके हाथों को और पैरों को भी खोल दिया था और धीरे धीरे उसे उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, अब तक तो ठीक हो, जिंदा हूँ, पर अब पता नहीं आगे। वैसे तुम कैसे यहाँ? तुम तो नहीं आए थे ना? अखिल जो अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कब, कैसे और क्या कर रहा हूँ। बस जो मुझे बोला जा रहा है वो मैं करता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? ये वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। वानी इसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर देखते हुए कहती है, क्या हुआ? और तुम? अच्छा वैसे एक बात बताओ। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ आते हुए उसको अपने साथ ले आती है, जो बहुत ही बड़ा ग्राउंड जैसा एरिया लग रहा था। और तभी वो अखिल का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम मेरे लिए किसी को मार रहे थे अखिल? और 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 तुम मेरे लिए कुछ ऐसा वैसा फील करते हो क्या? देखो अखिल, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें बुरा ना लगे, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं लगे मुझे कभी, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स है तो आई एम सो सॉरी। और हाँ, एक और बात, थैंक यू सो मच। और ये बोल कर के वो ज़ोर से अखिल के गले लग गई थी। लेकिन तभी अखिल, जो कि अभी तक तो शौक था इस बातों को सुन करके कि वनी क्या अनाप शनाप बोली जा रही है, अब तो उसके लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग हो गया था। और वो एकदम से वानी से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? वानी उसको ज़ोर से अभी भी हक हुए कहती है, थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच अखिल। लेकिन अखिल जो उसके कंधे को अपनी 2 उंगलियों से बहुत मुश्किल से टच करते हुए कहता है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुम्हारे इस एक्शन का क्या रिएक्शन मिलेगा मुझे? देखो अभी मुझे जिंदा रहना है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वानी से अलग होते हुए कहती है, क्या बोल रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? अखिल जल्दी जल्दी दूर होते हुए कहता है, हाँ, बहुत गलत कर दिया। तुम्हें नहीं पता, तुम तो शांति से निकल लोगी, मेरा क्या होगा? मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। और फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ रहम करो मुझ पर और दूर रहना अब, ओके बहना? और ये बोलकर वो जल्दी से यहाँ से भाग गया था, क्योंकि एक जोड़ी निगाहें उसको घूर घूर कर देखे जा रहे थे, जैसे आज तो अखिल की खाल उधेड़ देगा वो शख्स। लेकिन वानी जैसे ही पीछे मुड़ी थी, वो शख्स एकदम से गायब हो गया था, जैसे वो वहां पर कभी था ही नहीं, क्योंकि शायद उसे अभी वानी की नज़रों से बचना था। और वो इस वक्त दोबारा से किसी की बहुत बुरी हालत करते हुए अपने बाल को अपने हाथों को ले जाकर के काशिफ के बालों पर जोर से रखता है और साथ ही उसके बालों को खींचते हुए कहता है,
बताओ मुझे क्लियरली कि आखिर चल क्या रहा है। और ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की क्या बात कर रहा था? हाँ, तो खुद बता रहे या फिर? लेकिन तभी पीछे से अखिल उसको रोकते हुए कहता है, आर्यन प्लीज रुक जा यार, उस आदमी की भी तो बात सुन ले ना। वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है तुझे। अब तू मार मार करके उसके थोबड़े बिगाड़ देगा तो फिर कहाँ से बोल पाएगा वो? हाँ, रुक जा आर्यन। और ये बोलकर जैसे अभी वो आर्यन की तरफ हाथ रखने वाला था, आर्यन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, तू मुझे रोकेगा? साले, मैंने कहा था ना उससे दूर रहना। और ये बोलकर जैसे ही अभी वो उठ करके अखिल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा था, अखिल 6 से 7 कदम पीछे की तरफ भागते हुए कहता है, रुक जा, स्टॉप, स्टैचू, मेरी बात सुन ले, उसके बाद मारना। ये तो तू मारने वाले मूड में होता है। मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना था यार, मैं बहुत लालची हूँ। सच कहूँ तो चिंकी की वजह से तेरे साथ काम करने आया था। उसने बोला था कि मेरे भाई को पटाओ, तभी तुम मुझे पटा पाओगे। प्यार के चक्कर में कितना फंस जाता है इंसान। एक बार मेरी बात सुन ले, मैं उसे कुछ भी नहीं किया यार, वैसे उसे हक नहीं किया, वो खुद आकर के मेरे गले लग गई थी यार। सॉरी भाई, सो सॉरी। आर्यन जो कि अपने हाथ से उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहता है, चुप कर, ज्यादा ड्रामा मत कर, तुझे अब बाद में देखूंगा। पहले पहले तो इस आदमी का कीमा बनाना है मुझे। इस आदमी ने हाथ कैसे लगाया उसे? हाँ मिस्टर कौशफ खान, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, मुझे बताते हो या फिर जबान काट कर बाहर निकालूं? और अगर मुझे कोई चीज़ जाननी होती है ना, तेरे मुंह से सुन रहा हूँ, शुक्र मना, वरना तेरे दिमाग के एक्सपेरिमेंट कर करके ना ऐसी बुरी हालत करूंगा, कुछ सोचने समझने लायक नहीं बचेगा। तभी काशिफ जो कि उठते हुए कहते, एक बार मुझे मौका तो दो बोलने का, मैं बताता हूँ सब कुछ, सब बताता हूँ। काशिफ के मुंह से इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी जरा भी आर्यन को रहम नहीं आई थी, और न जाने उनके अंदर कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी जो वो काशिफ के ऊपर आज निकालने वाले थे। वो अभी भी अपने पैरों से लगातार उनके मुंह पर मारे ही जा रहे थे। और जब फाइनली लगता है काशिफ को कि अब तो बस उनकी जान निकलने वाली है, वो बहुत ही मुश्किल से आर्यन को रोकते हुए कहते हैं, अगर मैं मर गया ना तो वानी को वो लोग बेच देंगे। बस उनकी इतनी ही बात हुई थी कि आर्यन का पैर जो कि जाते जाते उनके मुंह से एकदम से रुक गया था, और वो अपना पैर पीछे की तरफ स्टेप करते हुए कहता है, क्या? फिर से बोलना जरा। इस बात पर काशिफ ने हल्का सा अपने चेहरे को हाँ में लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके अंदर अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि उनका शरीर हल्का भी मूव कर पाए। और उनकी हालत को देख करके आर्यन जो कि अपने पैरों तले बैठ करके उनके बालों को जोर से अपने हाथों में ग्रैब करते हुए उनकी मुंडी को हल्का उठाते हुए कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ, क्या तुझसे भी बड़ा कोई कमीना इंसान है उसकी ज़िंदगी में जो उसे परेशान कर रहा है? इस बात पर काशिफ ने हल्का सा आर्यन की तरफ देखा था, लेकिन अब उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अपनी आप ही उनकी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी, आवाज़ तो निकलना बहुत दूर की बात थी। इस सिचुएशन को देखने के बाद उनके खुद के बॉडीगार्ड्स परेशान हो गए थे कि आर्यन आज इस इंसान को छोड़ने वाला है या वाकई आज उसके शरीर से जान निकलने वाली है। लेकिन आर्यन इस सिचुएशन में भी हल्का हंसते हुए अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहता है, क्या होगा उस इंसान का जब वो मेरे सामने आएगा? काशिफ जो हल्का हल्का उठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है, वो किसी के हाथ नहीं आ सकता, तुम्हारे भी नहीं। आर्यन को इस बात पर और जोर से हंसी आ गई थी, और वो जाकर के आराम से चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम मुझे जानते कहाँ अभी, मिस्टर काशिफ खान।